चलिए, सवाल आप लोग लगाए, कितना सही सही बना? हाँ, 6-7 गो। कितना बना? अभी 4 गो बना है। हाँ, 11 गो बना है। अक्षय कुमार, 4-5 गो। क्वेश्चन का लेवल क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा है ना। ये अपने से सेट किए हुए हैं, हम किसी के भरोसे नहीं रहते। जब भी कोई भी, चाहे आपका मटेरियल का क्वेश्चन हो, टेस्ट का क्वेश्चन हो, क्लास टेस्ट का क्वेश्चन हो, अपने से एकदम सेट करते हैं, ताकि जानते हैं ना कि अभी क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सा एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। अगर दूसरे से सेट करवाएंगे तो जैसे तैसे जो उसके पास रहेगा वो लाके रख देगा, है ना। तो क्वेश्चन आपका एकदम इजी भी है, मॉडरेट भी है, अभी हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, इसका आंसर बताएंगे लोग। 4 आया, बिल्कुल सही। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। तो जब किसी संख्या के 6 गुने को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? जब संख्या को विभाजित करते हैं n को तो 3 शेषफल बचता है। तो n को इस बार कितना गुना कर दे रहे हैं? 6 गुना कर दे रहे हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करते हैं कि जो पहले शेषफल बचता है, आपका संख्या जितना गुना हो रहा है शेषफल को भी उतना ही गुना कर दीजिए। तो शेषफल 3 था, 3 का 6 गुना कर दीजिएगा। तो 3 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 18। 18 में अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। इसका कितना आएगा? 962 आएगा। चलिए, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा। 3, 4, 5, 8 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको पूछा है, तो आपका 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 999। इसमें भाग दीजिए ना एलसीएम 120 से, तो कितनी बार में लगेगा? 12 96, 960। तो ये कितना हो गया? 39। अगर शेषफल को किसी संख्या से घटा दें तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा कि नहीं? तो ये घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो 960। लेकिन हमें पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 शेषफल। तो इसमें आप क्या कीजिएगा? 960 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 962 आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 131। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये तो बहुत आसान है। पहले आप क्या कीजिएगा? भागा का क्रिया कीजिएगा। भागा का क्रिया कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 11 भागा 11, 1 आया। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा? गुना का, तो 121 हो गया। अब बताइए
21 और 11 पहले अब जोड़िएगा ना, 132 है, 132 में से एक घट गया, 131 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे, 187। अब ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है। आपका एचसीएफ जब दे दे तो संख्या तो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, गुणज होता है ना। और उसके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड जो है 11 और 19 हैं। एलसीएम भी जो होता है एचसीएफ का क्या होता है, गुणनखंड होता है ना। तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है, आप बताइए। आपको रिलेशन पता है ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो आपसे बोला है कि एलसीएम का अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम का अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है। तो एलसीएम का एक गुणनखंड एचसीएफ भी होता है। तो तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा एलसीएम हो गया, यह आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ तो है ही 17, हुआ ना। तो अब दो संख्या का गुणनफल है, यानी कि एक संख्या आपका ऐसा है जो 11 और 17 होगा, 11 गुने 17 होगा। और एक संख्या ऐसा है कि जो 17 गुने 19 होगा कि नहीं। तो आप बताइए ना, इसमें से छोटी संख्या पूछा है, तो 17 में 11 से गुना करेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगा, 19 से गुना करेंगे तो ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। इकाई अंक पर 7, ऑप्शन नंबर बी 187 है ना। याद आ रहा है। चलिए, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके पहले ग्राहक जो है 360 रुपया में 2 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इस तरह के सवाल में यह सोचिए कि सवाल क्या कह रहा है कि जब कीमत आपका न कमी हुआ न वृद्धि हुआ, जब ओरिजिनल वास्तविक कीमत था तो उस समय 360 रुपया वह आदमी खर्च करता था, और कुछ केजी आपका क्या चीज खरीद रहा है, 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद रहा है। तो जो वस्तु खरीद रहा होगा कुछ केजी खरीद रहा होगा 360 में। लेकिन अब जो है 20% कीमत कम हो गया, कम होने के कारण अब भी वह 360 रुपया ही खर्च करेगा। लेकिन पहले से अब कीमत कम होगा तो ज्यादा वस्तु खरीदेगा ना। कितना केजी ज्यादा खरीद रहा है, 2 केजी। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर पहले अगर आपका एक्सपेंडिचर 100 था तो अब 20% से कम हो गया तो कितना हो गया, 80। यानी कि कीमत का उल्टा होता है खपत का रेशियो, ये पता है ना। कीमत का उल्टा होता है खपत का रेशियो। हमको पहले जितना ही खर्च करना, यानी कि 360 रुपया ही खर्च करना, पहले वाले इतना खर्च करना है तो हमको 100 के पास इसको ले जाएंगे घटा हुआ कीमत को। तो कितना से इसको बढ़ाना पड़ेगा, 20 से बढ़ाना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, ये 20/80 हो गया, ये 1/4 हो गया। तो यानी कि ये 1/4 का मतलब क्या हुआ, यानी कि वास्तविक आपका खपत जो था, आरंभिक खपत जो था आपका, ये आपका 4 था। तो अब खपत वस्तु के कीमत में कमी होने के कारण खपत इतना से ज्यादा हो गया। जितना अधिक खपत हो गया, जितना अधिक खपत हो गया ना। आप बताइए एक्चुअल में कितना अधिक हो रहा है आपका खपत। एक्चुअल में यह जो 1 यूनिट है 2 के बराबर है, 2 केजी अधिक खरीद रहा है। ये इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। यानी कि आरंभिक खपत जो होगा वह इसका 2 गुना होगा।
8 हो जाएगा। यानी कि 360 रुपया में प्रारंभ में वह कितना केजी खरीदता था? 8 केजी खरीदता था। तो प्रारंभिक मूल्य नहीं पता चल जाएगा? 360 रुपया में 8 केजी, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 रुपया हो गया। हो गया ना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योग जो है 680 है, उसमें से बड़ी संख्या में 15% का कमी कर दिए और छोटी संख्या में 15% का वृद्धि कर दिए, तो परिणामी संख्या बराबर हो जाती है। कहने का मतलब क्या? दो संख्या आपको दिया हुआ है, एक संख्या छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, दोनों का योग 680 है। अब छोटी संख्या को 15% से, बड़ी संख्या को 15% से कम कर दिए और छोटी संख्या को 15% से बढ़ा दिए, तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। मान लीजिए कि छोटी संख्या a है आपका, इसको अगर बड़ी संख्या a है तो इसको 15% से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 85/100 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि छोटी संख्या b है और b को कितना प्रतिशत से वृद्धि करेंगे? 15% से वृद्धि करेंगे, तो 115/100। ये घटने के बाद और ये बढ़ने के बाद ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। यहां से a और b का रेशियो निकाल लीजिए। 5 से कटा 17 बार में और ये कटा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी कि a और b का रेशियो यहां से कितना हो गया बताएंगे? 17a बराबर 23b, तो यानी कि a कितना हो गया? 23 हो गया और b कितना हो गया? तो देखिए ना, a को आप बड़ा संख्या माने थे और b को छोटा संख्या। अनुपात में ये संख्या 23 है और छोटी संख्या 17 है, और दोनों का योग अनुपात में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जबकि सवाल में दिया हुआ है दोनों का योग कितना? 680 दिया हुआ है, तो ये इसका कितना गुना है? 17 गुना। आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि b का मान पूछा है, तो ये इसका कितना गुना हो गया? 17 गुना हो गया, यानी कि 289। ऑप्शन में नहीं है तो एक को सही कर लीजिए, इसमें एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, हम लोगों का सॉल्यूशन सही है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए, इसका आया है आंसर 3750। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम से खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल लागत ज्ञात करने के लिए बोला है। आप बताइए, किसी वस्तु का 100 रुपया अगर आपका कीमत है, उसको 12% के लाभ पर बेच दीजिए तो कितना में बेचिएगा? 112 में बेचिएगा। बिल्कुल सही बात। यदि इसे 12% कम में खरीदते, यानी कि इसको आप कम में खरीदिए 12%, तो 12% कम में खरीदिएगा तो कितना? 88 में खरीदिएगा।
तो इसे 9 रुपया कम में बेचा होता। ये 9 रुपया जो है आपका एक्चुअल डाटा, पहले से 9 रुपया कम होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हम सब माना हुआ चीज यूज कर रहे हैं, है ना। कम में बेचते तो 27% का लाभ हो जाता। तो 27% का लाभ मतलब क्या होता है? 27% का मतलब 27/100, यानी कि 100 आपका सीपी है तो आपका 27 प्रॉफिट है, यानी कि एसपी कितना हो गया? 100 का चीज 27 के लाभ पर बेचिएगा तो ये जुट जाएगा ना, तो 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। जबकि सवाल में आप देख रहे हैं कि एसपी जो है, सीपी जो है आपका एक्चुअल में है कितना? 88 है कि नहीं? 88। तो ये इसका अगर कीजिएगा तो 0.88 गुना हो गया कि नहीं? तो एसपी जो आप 127 लिए हैं, इसका 0.88 गुना लीजिएगा, 0.88 गुना लीजिए, तो ये कितना आएगा? गुना करके बताइएगा। 127 गुना 88 कीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। कितना आया? जल्दी कीजिए। 111.76। तो एक्चुअल में आप जब इसको 27% के लाभ पर बेचिएगा तो यह कितना में बेच रहे हैं? 111.76 में बेच रहे हैं। आप बताइए कि पहले से कितना कम में बेचे? 0.24 कम में बेचे, 0.24 कम में बेचे, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना कम में? 9 कम में। तो यह इसका कितना गुना हो गया? 9 बटे में आप 0.24 ले लीजिए ना। तो आपका एक्चुअल सीपी पूछा है, तो सीपी आप कितना माने थे? 100 माने थे। 100 का कितना गुना हो जाएगा? 9 बटे में 0.24 गुना। इसको अगर आप हटाइएगा तो यहां पर 100 से गुना हो जाएगा ना। 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 अठे, ये 4 दूना 8, 25 चौके, और ये आपका कितना हो जाएगा? 50। ये हो गया 1250। 1250 गुने 3, 3750। आपका ऑप्शन डी आपका सही। तो ये अच्छा सवाल था, है ना। कई बार होता है क्या कि डायरेक्ट आपका कितना टाइम्स बढ़ रहा है घट रहा है वो दिख जाता है। हाँ, एक्स मान करके भी कर सकते हैं। ये रेशियो से बनाइएगा तो ज्यादा आसान है, मतलब कि इसका आदत आपको होना चाहिए, है ना। हाँ, इसी का आदत लगाइए। चलिए नेक्स्ट किया जाए। देखिए टेस्ट है तो थोड़ा सा तो फास्ट होगा, फाउंडेशन बैच तो है नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जितना भी टॉपिक अभी तक कवर किए हैं या सिलेबस खत्म कर लिए हैं, तो उसका रोज आपको रिवीजन करने को मिलेगा। 1 महीना लगातार टेस्ट दे के देखिए कितना इंप्रूवमेंट आप में हो जाता है। बहुत सारा नया चीज भी सीख जाइएगा और रिवीजन तो होगा ही। अभी तक जितना सवाल आया है, हर चैप्टर को टच किए हैं कि नहीं? शुरुआत से, एकदम शुरू से, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सिस्टम से, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर प्रॉफिट लॉस। अब देखिए आ गए हैं प्रॉफिट लॉस पे, है ना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, आप बताइए, क्रय मूल्य 8% अधिक है, यानी कि लाभ आपको 8% हो रहा है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 8% अधिक है, यानी कि लाभ आपका 8%। ये समझने वाली बात है। उसका प्रस्तावित छूट जो है अंकित मूल्य का 10% है, तो यानी कि छूट जो है 10% आप दे रहे हैं अंकित मूल्य का, यानी कि छूट जो है 10% दे रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि
अगर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया रहे और डिस्काउंट प्रतिशत दिया रहे, तो आपका एमपी और सीपी का रेशियो का फॉर्मूला एक होता था जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोले थे, है ना। तो सीपी और एमपी और सीपी का रेशियो होता था। सीपी में एक्चुअल हम लोग लाभ जोड़ते घटाते हैं, लेकिन यहां पर आप क्या कीजिएगा, सीपी में डिस्काउंट को घटा दीजिएगा, डिस्काउंट को घटा दीजिएगा, और एमपी में लाभ या हानि को जोड़ घटा दीजिएगा। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़िएगा, अगर हानि हो रहा है तो घटाइएगा। यहां से एमपी और सीपी, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से, यानी कि एक्चुअल में आपका सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, ये पूछा है। तो आप बताइए यहां पर आपका डिस्काउंट कितने प्रतिशत का, तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा तो कितना, और एमपी यानी कि लाभ कितना हो रहा है, 108 हो जाएगा। 8% का लाभ यानी कि 100 में 8 जुट जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा तो 10 बार में, अब 12 बार में, 18 से डायरेक्ट कटा देते, 2 पंचे 10 और 2 छाके 12, 5-6 के रेशियो में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। आप बताइए इसका कितना आया, 10%। देखिएगा, एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, रेट आपका दिया हुआ है 5% और एक निश्चित समय में 2 गुना हो गया। यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो बताए थे ना कि एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि N1 - 1 बटे में R1 बराबर था N2 - 1 बटे में R2। सही है ना। तो आप बताइए कि पहला बार में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो N1 का वैल्यू 2 है, तो 2 में से 1 चला गया, 1 बटे में कितना रेट पे, 5%, तो 5 आ गया बराबर। दूसरी बार में कितना गुना होना चाहिए, 5 गुना। तो N2 5 है, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, 4। अब बटे में R2 आपको निकालना है किस रेट पर 5 गुना होगा, है ना। तो यहां से R2 कितना आ गया, 20% आ गया। 10% कैसे आ गया था, आया था 20, तो 20 तो गलत था। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज अगर 400 है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत आसान सवाल है, ये अपने नोट्स में भी दिया हुआ ये सवाल है कि नहीं, सेम शायद डाटा है। आप बताइए कि हर साल का एसआई बराबर होता है कि नहीं है? अगर पहले साल का जितना एसआई है तो दूसरे साल का भी एसआई उतना होगा। तो आप बताइए कि 2 वर्ष का एसआई अगर 400 रुपया है तो पहला वर्ष का एसआई और दूसरा वर्ष का एसआई कितना होगा, 200 पहला वर्ष होगा और 200 दूसरा वर्ष होगा। ये तो आ गया आपका एसआई का बात। सीआई आपको टोटल 408 रुपया दिया हुआ है,
आपको पता होना चाहिए कि पहले वर्ष का सीआई और एसआई बराबर होता है। तो सीआई आपका बराबर होगा तो यह आपका 200 हो गया। हमको टोटल 408 पुराना है, तो सेकेंड वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा? 208 हो जाएगा, तब ना टोटल 200 प्लस 208 408 हो जाएगा। आप बताइए ना, यहां से आप 200 में 8%, 8 का वृद्धि देख रहे हैं, तो 1% 2 है, तो 4% कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा, है ना। तो यह कितना हो जाएगा जी? 4% ना, 8 का वृद्धि 200 में 8 का वृद्धि हो रहा है, तो 4% हो गया। 8% कैसे होगा? अंतर 8 आ रहा है, तो वो तो कितना का अंतर? कितना में? पहला साल तो आपका समान है, आप सिर्फ सीआई देखिएगा ना, तो पहला वर्ष का सीआई तो आपका 200 है, वहां के अपेक्षा देखिएगा ना। 1% आपका 2, तो 8 जो हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है। ठीक है, ए और बी का जो अनुपात है वह आपको दिया हुआ है शुरुआत में 5:8 है। ठीक है, यदि ए और बी दोनों में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो ए बी का नया अनुपात जो होता है 2 और 3 का हो जाता है। ए और बी का योगफल क्या है? आप बताइए कि अगर समान संख्या जोड़ा जाता है तब भी उसके अंतर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लीजिए दो संख्या लिए हम 10 और 20, अंतर कितना? 10 है। अगर दोनों में 5 जोड़ दिए तो ये हो गया 15, इसमें भी 5 जोड़ दिए ये हो गया 25, तब भी तो अंतर मेरा 10 ही है। तो कितना भी संख्या आप जोड़ दीजिए, समान संख्या लेकिन होना चाहिए दोनों में, जोड़ने पर उसके अनुपातिक अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पर दोनों का अंतर देखिए तो कितना है? 8 में से 5 गया 3, और यहां पर अंतर कितना? 1। ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऊपर नीचे का अंतर आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा? इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 3 3 हो गया, लेकिन इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा तो ये 9 हो गया, और इसमें भी 3 से गुना कीजिएगा तो ये 6 हो गया। आप बताइए, ये 5 से 6 हो गया, ये 8 से 9 हो गया। 8 से 9 हो रहा है या 5 से 6 हो रहा है, तो कितना जोड़ने पर हो रहा है? 1 जोड़ने पर। यानी कि अनुपात में 1 जोड़ते हैं तब आपका ये 5 से 6 हो जाता है। एक्चुअल में सवाल में दिया हुआ यह कितना जोड़ते हैं? 5 जोड़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है 5 जोड़ते हैं, तो इसका कितना गुना? 5 गुना। तो आपसे क्या पूछा है? ए और बी का योगफल। आप बताइए, 8 5 13, अनुपातिक योगफल कितना है? 13। 13 का 5 गुना ले लीजिए, 65 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्या? हाँ, लाइव लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, किसी भी संख्या का चतुर्थानुपाती ऐसे निकालते हैं। अगर हम लोग इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर बी गुना सी बटे में ए होता है। तो आप बताइए, बी गुना सी कितना हो गया? 26 गुना 32 बटा में 16, है ना। 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 दूना 8, 26 दूना 52 आ गया। आ गया ना।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है और बाकी पानी है। ठीक है, टोटल मिश्रण आपके पास कितना है? 25 लीटर। अगर मदिरा 30% है तो 25 का 30% बताइए तो कितना होगा? 25 का 30%, 10% अढ़ाई, तो 10 3 से गुना हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा मदिरा। 7.5 मदिरा है, बाकी आपका क्या है? पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो मिश्रण आपका अब 25 से कितना हो जाएगा? 5 मिला दीजिएगा तो मिश्रण भी तो बढ़ गया 30, अब पानी भी बढ़ गया। लेकिन आप बताइए कि उसमें मदिरा पर कोई प्रभाव पड़ा? तो मदिरा तो उतना ही रहा, लेकिन अब मदिरा 7.5 लीटर है 30 लीटर के मिश्रण में। पहले 25 लीटर के मिश्रण में था, अब 5 लीटर पानी मिला दिए तो मिश्रण कितने का? 30 का हो गया। तो आप बताइए कि इसका मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला नए मिश्रण में। तो नया मिश्रण है कितना? 30 का। 30 में कितना मदिरा? 7.5 का। अब प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना, तो यह आपका 0 लगा दीजिए, डबल 0 कट गया, 25% है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए। हाँ, आप बताइए 70 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का औसत। तो आप बताइए 70 और 90 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या बोलते चलिए तो? 71, 73, 79, 83, 87, 89, बस ना। तो औसत कैसे निकलता है? सभी का योग। अब बटे में जितना संख्या है, काय को संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? 9 3 12, 9 21, 3 24, 1 25, बाकी 2 10 18, 7 25, 7 32, 7 39, 395 बटे में 5, तो 5 7 35, 4 5 नमा 45, 79 आपका पूरे पूरी आ गया, 79। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, अभी टाइम एंड वर्क का है। ए बी सी अकेले 20 16 और 30 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। देखिएगा, ए का आपको दिया हुआ है कितना दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 16 दिन में। और सी कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन ए और बी कार्य का शुरुआत किया और 4 दिन तक काम करके छोड़ दिया। तो 4 दिन में ए और बी जितना काम किया होगा, तो उसके बाद शेष कार्य जो बचा उसको सी कितने समय में करेगा, यह पूछा है आपसे। तो आप बताइए ना कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कितना? 240 हो गया। अब ए के काम करने का क्षमता कितना? 12, बी के काम करने का क्षमता 15 और सी के काम करने का क्षमता 8। अब ध्यान से देखिए, ए और बी काम करना प्रारंभ किया और 4 दिन तक किया काम। तो आप बताइए, ए और बी 4 दिन तक काम किया, तो
एक दिन में ए और बी कितना काम करता है? 12 प्लस 15 27 काम, और 4 दिन तक किया तो 27 गुने 4, ये कितना हो गया? 7 चौके 28, और 4 दूना 8 तो 10, यानी कि 240 काम में आपका 108 काम ए और बी मिलकर कर लिया। अब शेष काम कितना बचा? सी को करना है, तो सी को लगा समय 132 शेष काम बचा। समय कैसे निकलता है? टोटल वर्क में से उसका इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 5 8 छाके 8 एकम 8, 5 8 छाके 48, 5। अच्छा ये तो कट जाएगा ना? हाँ ये आप कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33/2, यानी कि 16.1/2 हो जाएगा, है ना? चलिए टाइम एंड वर्क का सवाल था, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब देखिए पाइप एंड टंकी का आ गया, सेम पैटर्न का सवाल रहता है। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, दिया हुआ है। तो ए जो है 18 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। बी उसी खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, तो बी जो है 24 घंटे में भरेगा। ठीक है, कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, टंकी का क्षमता यहां से निकल जाएगा, 18 24 का एलसीएम लीजिएगा 72 आ जाएगा, है ना। ए के टंकी भरने की क्षमता कितना? 4, बी के टंकी भरने की क्षमता कितना? 3। तो ए और बी को लगा समय निकल के आ जाएगा। टंकी का क्षमता टोटल कितना है? 72 लीटर पानी भरना है, कितना के इफिशियंसी से? 7 के इफिशियंसी से। तो ये कितना हो जाएगा? 10.2/7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल हो गया कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि सामान्य गति से वो नहीं चल पाता है, 3/4 गति से ही चलता है। यानी कहने का मतलब कि उसका रियल स्पीड जो है अगर 4 है तो रिड्यूस स्पीड क्या हो जाएगा? घटा हुआ चाल क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है। आप बताइए, घर से कार्यालय वह किसी भी चाल से जाए तो दूरी तो उतना ही तय करेगा। तो जब आपका दूरी बराबर हो दोनों चाल के द्वारा, तो जो दूरी का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है समय का रेशियो। तो यहां से स्पीड का रेशियो 4:3 का है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 4 का। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल स्पीड से अगर चलेगा तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा, और इस अगर 3 के स्पीड से चलेगा यानी घटा हुआ स्पीड से चलेगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा, 4। आप बताइए 3 से 4 टाइम लग रहा है, यानी कि कितना अधिक समय लग गया? 1 अधिक लग गया, जबकि सवाल में दिया हुआ है 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर?
18 के बराबर, ये इसका 18 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, कार्यालय पहुंचने में उसका मिनट का समान समय क्या है। तो समान स्पीड से चलेगा तभी ना समान समय में पहुंचेगा। तो समान स्पीड 4 है, उसमें समान समय 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसका 18 गुना ले लीजिए। 54 मिनट में आपका सामान्य समय है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए अलजेब्रा का सवाल है, ये एकदम बेसिक सवाल है। आप a प्लस ए आपका 3 है, तो a टू द पावर 4 1 टू द पावर 4। अगर आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो सबसे पहले आप पावर 2 में जाइए। पावर 2 में जाने के लिए आप क्या करते हैं, 1 a का स्क्वायर बटे में 1 बाय a का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर में 2 घटा देते हैं ना, तो ये कितना हो गया 7। फिर से अब 2 से बढ़ाइएगा, 1 से 2 हुआ यानी 2 गुना, फिर इसके 2 गुना पावर में जाइएगा यानी कि a टू द पावर 4 1 बाय a टू द पावर 4। तो फिर क्या कीजिएगा, इसके स्क्वायर में 2 गुना घटा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 47। स्क्वायर में 2 से घटा दीजिए हमेशा अगर पावर 2 गुना कर रहे हैं तो। दोनों बगल अगर स्क्वायर कीजिएगा तो चीज वही आता है ना, सिर्फ समझने का फेर है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा ये अच्छा सवाल है। देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल आए, tan 4 थीटा कॉट 40 डिग्री माइनस 2 थीटा, है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका tan और cot आपस में बराबर हो रहा है, तो दोनों तरफ या तो tan लगाइए या तो cot लगाइए, है ना। तो अगर हम दोनों तरफ cot लगा दें तो हम लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ 10 ही रखिए, चलिए 10 ही रखते हैं, तो इधर तो रह गया tan 4 थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के जगह क्या है आपका 40 माइनस 2 थीटा हुआ ना। तो दोनों बगल 10 है, तो 10 से 10 हटा दीजिए, आप क्या कीजिए यहां से 4 थीटा आ गया बराबर, दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहां से 90 में से 40 घटा दीजिए, कितना हो गया 50, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा हो गया कि नहीं। तो 2 थीटा को इधर ले आके घटा दीजिएगा, 2 थीटा बचा 50, इसलिए थीटा कितना हो गया 25 हो गया, हुआ कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह का सवाल खूब आता है और आसानी से इसमें आपका बहुत सारे लोग आपको कुछ फॉर्मूला भी बताने याद करने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसे सवाल में बिल्कुल मत याद रखिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर cot थीटा कुछ। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा सवाल एकदम ट्रिकी है, बहुत आसान।
7 मंजिला इमारत, एक इमारत की परछाई 28 मीटर है। 7 मंजिला एक इमारत है, इमारत का परछाई कितना है? 28। यानी कि जब इमारत आपका 7 मंजिला है तो इसका परछाई आपका 28 है। ऊपर इमारत, नीचे परछाई। तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी परछाई 48 मीटर है? वैसे इमारत में मंजिल की संख्या बताइए। मान लीजिए कि मंजिल की संख्या x है, जिस इमारत की परछाई कितना है? 48। ये आपस में बराबर होगा, है ना? तो यहां से आप निकाल लीजिएगा 7 चौके 28, 12 बार में, यानी कि उस इमारत में कितना मंजिल है? 12 मंजिल। कहने को तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन के तरफ बन गया। हाँ, वही हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो आपस बराबर कर दिए। कितना तक है सवाल? 22। चलिए, अब बताइए कितना आया इसका? दिए गए चित्र में यदि पी और पीबी केंद्र, देखिएगा चित्र बहुत छोटा बना दिया ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। यहां से आपका एक टेंजेंट लाइन खींचा गया और यहां से एक और टेंजेंट लाइन खींचा गया। किस बिंदु से? बिंदु P से, ठीक है। इस टेंजेंट पॉइंट को आपस में मिलाए, ठीक है। इस वृत्त का सेंटर कहीं पे है, सेंटर ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, यानी कि ये त्रिज्या है तो ये आपस में बराबर होगा कि नहीं? यानी कि ये 0 है। आप बताइए कि इसका वैल्यू दिया हुआ है APB, आपको 54 दिया हुआ है। ये क्या आपका नाम है? A है और ये आपका B है। ये APB 54 है ना? तो ये आपका जो बिहेव करता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तरह बिहेव करता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने, ये तिरछा तिरछी विकर्ण के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 54 है तो ये 180 में से 54 घटा दीजिए, कितना? 180 में से 54 घटा दीजिए, 126 हो जाएगा। 6, 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये आपका 126 डिग्री। अब त्रिभुज OAB में आइए, ये आपका 126 है, ये दोनों आपका क्या है? बराबर है। तो इसके आमने सामने का कोण बराबर होगा कि नहीं? तो ये 126 है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। तो आप 180 में से 126 घटाइएगा तो कितना डिग्री बचेगा? 180 में से 126 घटाइए तो 54 बचेगा आपका। तो दोनों कितना कितना हो जाएगा? ये भी 27 हो जाएगा और ये भी 27 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या पूछा है आपसे? OBA 27 डिग्री आ गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी बिंदु से 2 टेंजेंट लाइन खींचा जाए तो टेंजेंट पॉइंट से जो आपका सेंटर को मिलाएंगे तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका विकर्णों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइए किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परित्रिज्या, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है
तो आप बताइए कि वो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, है ना। और समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई, यानी कि यह आपका परित्रिज्या, यानी कि परिवृत्त तो रहा होगा एक, तभी ना परित्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर होता है बड़ी आर बराबर ए बटे में √3 होता है। तो ए कितना यहां भुजा है, भुजा की लंबाई 12 बटे में √3। √3 से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो √3 गुना √3 3, 3 चौके 12, यानी कि 4√3 है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट सेट के लिए कल मिलते हैं।